हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4th एंड 5th जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया ज्वाइंस 130 कंट्रीज ऑन न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म। अब ये न्यू फ्रेमवर्क क्या है और ये जो इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म में क्या बातें कही गई है, इसे हम देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ये जो एमएनसीज हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अपने पॉलिसी को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और इनका जो वेरियस तरीके जो ये अपनाते हैं टू बाईपास द टैक्स लॉज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम पेइंग द टैक्स, तो ये सब रिफॉर्म्स जरूरी हो गए हैं। आपने बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग का नाम सुना होगा। ये सब तरीके एमएनसीज अपनाती हैं सो दैट गवर्नमेंट को टैक्स न देना पड़े और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ एनी नेशन। दैट्स व्हाई प्लान पे प्लान या रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। तो अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने ज्वाइन किया है न्यू 2 पिलर प्लान को, जिसके तहत इंटरनेशनल लेवल पर जो टैक्सेशन रूल्स है उसे रिफॉर्म किए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि ये जो आपके मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज हैं ये फेयर शेयर जो भी टैक्स इनको बनता है वो पे करे वेयर एवर दे ऑपरेट। क्योंकि दिक्कतें यही आ रही है, ये बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग के तौर तरीके अपनाते हैं और टैक्स इवेड करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके ये अपनाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि और कौन कौन से ये तरीके अपनाते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं ये ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करते हैं। वैसे भी ये एमएनसीज हैं तो कंपनी रेवेन्यू काफी ज्यादा जनरेट करती है, लेकिन जब टैक्स पे करने की बात आती है तो काफी कम टैक्स पे किया जाता है। बिकॉज करते क्या है, ये अपने ऑफिसेस ये उन जगहों पर या उन देशों में ये सेटअप कर देते हैं जहां पर जो टैक्स रेट है वो काफी ज्यादा कम होता है, या फिर जहां टैक्स इंसेंटिव्स काफी ज्यादा दिए जाते हैं, जिसको आप टैक्स हेवन नेशंस भी कहते हैं, है ना। कुछ टैक्स हेवन नेशन के नाम आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड ये 2 पिलर पैकेज बेसिकली क्या है या फिर 2 पिलर प्लान क्या है, तो इस पैकेज को कोऑर्डिनेट किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और पिलर 1 के तहत क्या होगा, तो पिलर 1 के तहत ये इंश्योर की जाएगी कि जो प्रॉफिट्स हैं उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, टैक्सिंग राइट्स उसका भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो अमंग द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द लार्जेस्ट एमएनसीज। बिकॉज ये एमएनसीज मोर देन वन नेशन में ऑपरेट करते हैं, तो जो प्रॉफिट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से हो, एज वेल एज टैक्सिंग राइट्स की कौन कौन से देश कितना टैक्स लगा सकते हैं इन एमएनसीज के ऊपर, सो दैट इन कंपनीज के भी इंटरेस्ट को रखा जाए, एज वेल एज जो डिफरेंट नेशंस में ये ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी तो रेवेन्यू मिलनी चाहिए ना। अदरवाइज फिर एमएनसीज आने का फायदा क्या होगा अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यूज नहीं बढ़ती है, तो इंक्लूडिंग द डिजिटल कंपनीज। एंड पिलर 2 के तहत क्या होगा, तो पिलर 2 के तहत बेसिकली जो कंपटीशन है ओवर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो एमएनसीज के द्वारा पे किए जाते हैं उनमें फेयरर कंपटीशन इंश्योर हो सके। सिंपली अगर कहा जाए तो ग्लोबल लेवल पर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट सेटअप किए जाए जो कंट्रीज यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर टैक्स बेसिस। अदरवाइज होता क्या है कि ये जो एमएनसीज होते हैं ये बताते हैं कि भाई साहब मेरी प्रॉफिट तो है नहीं इसलिए हम इतने टैक्स नहीं दे सकते, है ना। तो ये सब बहाने मारते हैं, तो ये अब नहीं चलेगा क्योंकि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के आने के बाद होगा क्या कि आपका प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन आपको इतना मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और बेसिकली कंट्रीज हैव फॉर लॉन्ग कॉम्पिटेटेड टू अट्रैक्ट एमएनसीज विद अल्ट्रा लो टैक्स रेट्स एंड एग्जेम्पशंस। ये भी बात है, बहुत सारे देश तो अट्रैक्ट करते हैं एमएनसीज को बाय प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स, लो टैक्स रेट एंड वेरियस एग्जेम्पशंस, है ना। तो होता क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाते हैं या फिर इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन जब ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का कंसेप्ट आएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। सिग्निफिकेंस क्या होने वाली है 2 पिलर पैकेज की, तो बेसिकली जो रेवेन्यूज प्रोवाइड करी जानी चाहिए एमएनसीज को इन रियलिटी वो बेसिकली प्रोवाइड हो सकेंगी गवर्नमेंट को, है ना। तो विल सपोर्ट द गवर्नमेंट इन रेजिंग द नेसेसरी रेवेन्यू टू फाइट द पैंडेमिक। वैसे तो पैंडेमिक अभी चल रहा है लेकिन और भी बहुत सारे यूजेज आपके इन रेवेन्यू से किए जा सकते हैं, तो ये बात तो है ही है। एंड ऑल्सो विल चेक द टैक्स हेवन बिकॉज ये न्यूट्रलाइज करेंगे लो टैक्स इंसेंटिव्स को एंड डिस्करेज करेंगे एमएनसीज को फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स। एंड इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम में स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, एज वेल एज टैक्स सर्टेनिटी बढ़ेगी। और
जो आपके इलीगल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं टैक्स इवेजन के, ये सब भी प्रिवेंट होगा, एज वेल एज आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नॉट ओनली इन ए नेशन बट ओवरऑल वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। एंड हाउ वुड ए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वर्क, तो ये जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात चल रही है कैसे ये काम करेगा, तो यहाँ पर एग्जांपल बोला गया है कि लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कंट्री ए में सिचुएटेड है। लेट्स से कि देयर इज ए कंट्री ए और कोई कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर आपका सिचुएटेड है कंट्री ए में, एंड वो इनकम जनरेट कर रही है दूसरे देश में, लेट्स से कि कंट्री बी में, और वहां पर जो आपका पे करने का टैक्स रेट है यानी कि वो है आपका 11%। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कंट्री बी में अगर वो इनकम जनरेट कर रही है, वहां पर लेट्स से कि गवर्नमेंट के तरफ से जो टैक्स रेट लगाए जा रहे हैं वो 11% है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% सेटअप कर दिए जाते हैं तो कंट्री ए को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं एडिशनल 4% का, तभी तो ये टोटल 15% होगा कि 11% का टैक्स रेट रखा गया कंट्री बी में जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और कंट्री ए को अब क्या होगा, जो बच्चे 15 माइनस 11% करेंगे तो आपका 4% आएगा। तो ये 4% कंट्री ए जो है वो लगा सकता है इस कंपनी के ऊपर कि वो पे करे फ्रॉम द कंपनी प्रॉफिट दैट इज कमिंग फ्रॉम कंट्री बी, है ना, जो आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज बी रेट, यहाँ पर आपका 11% है और ग्लोबल मिनिमम रेट आपका 15% है। तो ये आपका आप देख सकते हो कि 4% कंपनी बी को एडिशनल पे करने पड़ेंगे कंट्री ए में, बिकॉज जो ग्लोबल मिनिमम रेट है वो तो 15% रखी गई है। तो होप आप इसे आसानी से समझ गए होगे। बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, और OECD जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसके बेसिक 5-6 पॉइंट्स पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कुछ मेंबर्स के नाम याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये आपका 2 पिलर प्लान बेसिकली अगर पूछा जाए तो किससे एसोसिएटेड है, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, ये याद रखना है। और लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनवाइट्स कमेंट्स सजेशंस ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। तो बेसिकली इस बिल पर, दैट इज योर ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2020-21 सजेशंस मांगे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो बेसिकली हम इस बिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेंस के लिए वुमेन आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा भी आपको यहाँ प्राप्त हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको नोट कर लेनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल की बात करें तो जो ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रिवेंट करना है, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका वुमेन एंड चिल्ड्रन फेस करते हैं, और उनको केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए अगर वो विक्टिम रहे हैं इन सब चीज़ों का। एंड यहाँ आपको डाटा याद रखनी है, अपडेट करनी है अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं वुमेन के टॉपिक पर। फॉर एग्जांपल, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2019, 6,616 विक्टिम्स हैज बीन रिपोर्टेड टू बी ट्रैफिक। तो आप समझ सकते हो 2019 के रिपोर्ट में आपका अप्रोक्स 6,500 विक्टिम्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग किया है कि उन्हें ट्रैफिकिंग लाइन में धकेला गया था। And it also aims for creating a supportive legal, economic and social environment for them, और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशंस ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि जिसने भी ये अपराध किए हैं, करवाए हैं, उसको प्रोसिक्यूट करने का भी बात करता है। तो अगर हम बात करें की प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट बिल, तो आप देख सकते हो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमिटी सेटअप करने की बात कही गई है, और ये कमिटी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेटअप किए जाएंगे सो दैट ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस पेंडिंग बिल का। एंड फॉर रेस्क्यू, रिकवरी, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, ये सब पर वर्क करेगा आपका ये कमिटी एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड ऑल्सो इट डिफाइंस एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन को भी ये प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, जिसमें फोर्स लेबर कैन बी क्वालिफाइड एज एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स सर्विसेज कैन बी क्वालिफाइड एज एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड और फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, ये सब भी एक्सप्लॉयटेशन ही है।
and also it extends protection as victims will now include transgenders as well. याद रखना है, तो अब जो victims होंगे उसके कैटेगरी में ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे, as well as any person who may be a victim of trafficking, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो ट्रैफिकिंग का शिकार होगा वो सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन सबको विक्टिम्स करार दिया जाएगा, सो दैट जो भी राइट ऑफर की जाएंगी इस एक्ट के तहत वो ऑफर की जा सके इन सबों को, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। एंड ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो रही है यहाँ पर, यानी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन की आपका जेंडर क्या है। एंड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की भी बात है, फॉर एग्जांपल मिनिमम 7 इयर्स का आपको जेल जाना पड़ेगा, और ये आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकता है, एंड सर्टेन केसेस इवन डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। एंड नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में एक्ट करेगा। सो ये हमने डिस्कस किया, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ड्राफ्ट बिल के प्रोविजंस, है ना, तो ये बातें याद रखनी है आपको। Let's move to the next article. NTPC invites expression of interest for the sale of fly ash in Middle East and other region. सबसे पहली बात तो आपको फ्लाई ऐश के बारे में पता होना चाहिए। फ्लाई ऐश आपका फाइन पाउडर, जैसे आपका सीमेंट होता है ना, उसी टाइप में आपको फ्लाई ऐश देखने को मिलेगा, बट ये बाय प्रोडक्ट है बर्निंग कोल का, यानी कि जब पावर प्लांट्स में कोल बर्न होते हैं तो वो जो आपके सॉलिड बाय प्रोडक्ट निकलते हैं पाउडरी मटीरियल्स के रूप में, तो उसी को फ्लाई ऐश कहा जाता है ना। तो याद रखना है, फ्लाई ऐश इज ए फाइन पाउडर विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। और बेसिकली ये जो आपका एनटीपीसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है, बेसिकली इट इज इन लाइन ऑफ इट्स टारगेट, जिसके तहत 100% यूटिलाइजेशन का टारगेट रखा गया है फ्लाई ऐश का फ्रॉम पावर प्लांट्स। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जो फ्लाई ऐश जो भी जनरेट होती है उसका अप्रोक्स 80% आपका यूटिलाइज कर लिया जाता है। और यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, वेरियस सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन में, है ना, इवन एग्रीकल्चर में भी यूज किए जाते हैं। तो इन सब जगहों पर इस्तेमाल कर कर होगा क्या कि ये जो आपका बाय प्रोडक्ट जिसमें कार्बन कंटेंट होती है उसको एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, और जो आपके एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूट करता है उसको कम किया जा सकता है। और भी बेनिफिट्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कंपोजिशन के बारे में बात करें फ्लाई ऐश के, तो इसमें आपका ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका याद रखना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम से पूछे जाएंगे, है ना। तो इट डू कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम एज वेल, आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लीड, ये सब मेटालिक रिसोर्सेज में इसमें आ जाते हैं ट्रेस कंसेंट्रेशन में, यानी काफी कम में। और इंडियन कोल की बात करें तो एक दिक्कत ये भी है कि क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा लो होती है, और इसमें ऐश कंटेंट, यानी कि जब इसे बर्न किया जाता है तो ऐश कंटेंट आपका अप्रोक्स 30 से 45% निकलता है इन कंपैरिजन टू द इंपोर्टेड कोल, जिसमें ऐश कंटेंट आपका सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% तक होता है ना। तो वी लैक्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। और बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन होते हैं आप हमें बताइए। एक होता है एंथ्रासाइट, हेमेटाइट और पीट, ये इन सबको आप अरेंज करिए बेस्ड ऑन क्वालिटी, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फ्लाई ऐश के यूजेस की बात करें तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल एज इम्प्रूव द सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन यानी कि जो एयर मौजूद होते हैं वो आसानी से सॉइल में जा सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स या क्रॉप्स उसकी बढ़ाई जा सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्क में तो यूज होते ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ब्रिक्स, टाइल्स एज वेल, इन सब में यूज होता है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, और जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट गैसेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। गवर्नमेंट मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं टू प्रमोट द फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, तो बेसिकली मैंडेटरी फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट, यानी कि वैसे पावर प्लांट जहां पर कोल एंड लिग्नाइट यूज होते हैं वहां पर 100% यूटिलाइजेशन हो फ्लाई ऐश का, ये मैंडेटरी करी गई है। बट टाइम लिमिट है आपका कि 3 से 5 सालों के भीतर ये 100% कर दिया जाए। अभी क्या है आपका 80%। एंड वी हैव द मोबाइल ऐप फॉर ऐश मैनेजमेंट, दैट इज योर ऐश ट्रैक। एंड मैंडेटरी यूज ऑफ फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब जगहों पर यूज हो सकती है। एंड महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2016, ये भी आप याद रख सकते हो। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल प्रीलिम्स के लिए फ्लाई ऐश और इसके कंपोजिशन याद रखना है आपको, और बेसिकली इसके क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं ये आपको पता होने चाहिए।
एंड ये है आपका पावर प्लांट, देख सकते हो अगर फ्लाई ऐश का यूज ना किया जाए तो ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब आपके बढ़ सकते हैं। So let's move to the next article. India to divert excess waters under the Indus Water Treaty to irrigate on land. तो आप देख सकते हो इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में आ गई है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिक के बारे में हम जानेंगे, और बेसिकली ये जो स्टेप आई है, इट इज ऑल बिकॉज इंडिया वर्किंग ऑन ए प्लान कि वो जो वाटर है उस रिवर का, उस रिवर बेसिकली मेन ट्रिब्यूटरीज कह सकते हो, वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर रावी विच फ्लोज इन पाकिस्तान, तो उस रिवर के वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा और आपका इसलिए ये न्यूज में आई है। और ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है बिकॉज जो कंट्रोल ओवर द रिवर वाटर फ्लो एक्ट्स एज ए फोर्स मल्टीप्लायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्रेशन, क्योंकि लेट्स से कि अगर पाकिस्तान कुछ अटैक करता है तो भारत को एक प्रकार से मौका मिल सकता है, एक प्रकार से यूं कह सकते हो एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है कि इन सब के वाटर को वो रेगुलेट कर सकता है ना, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ ऐसे ही बातें कही गई है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी को साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में, और जो आपका वर्ल्ड बैंक था वो एक प्रकार से इंटरमीडिएटरी के रूप में काम किया था, जिसके प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट हुआ था। एंड इस एग्रीमेंट के तहत जो वाटर है तीन ईस्टर्न रिवर्स के, थ्री ईस्टर्न रिवर कौन हो गए देख सकते हो आप, रावी, ब्यास एंड सतलज। ये है आपका रावी और ये ब्यास और ये सतलज, सब इंडस के ट्रिब्यूटरी हैं अगर देखा जाए तो, बट ये तीन ईस्टर्न रिवर हो गए है ना। कैसे आप देख सकते हो, इसको आप डिमार्केट करो ना, ये हो गया आपके ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। तो ये जो तीन रिवर हो गए दैट इज योर रावी, ब्यास एंड सतलज, ये एलोकेट किया गया है एक्सक्लूसिवली इंडिया को, यानी कि इस रिवर पर भारत को जो करना चाहे वो कर सकता है, डैम बनाना चाहे, वाटर को डाइवर्ट करना चाहे, वो सब कर सकता है ना, रावी, ब्यास, सतलज। और जबकि जो वेस्टर्न थ्री रिवर्स है दैट इज योर इंडस, झेलम और चेनाब, है ना, ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा जो मैटर है वो पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया गया, इंडिया को इसमें भी कुछ राइट दी गई थी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वाटर यूज किया जा सकता है, नेविगेशन के लिए एज वेल एज डोमेस्टिक यूज के लिए, ऑल्सो फॉर द पर्पस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये सब कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स भारत को प्रदान किया गया था। और अगर देखा जाए इंडिया का शेयर ऑफ वाटर वो 33 मिलियन एकड़ फीट है, दैट इज अराउंड 20%, जबकि पाकिस्तान अप्रोक्स 80% ऑफ वाटर रिसीव करता है। एंड नोटेबल फीचर ऑफ IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, वो बेसिकली क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, जिसमें वन कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, वन फ्रॉम पाकिस्तान, वन फ्रॉम इंडिया, और ये इंप्लीमेंट करवाएंगी इंडस वाटर ट्रीटी को, एज वेल एज अगर कोई डिफरेंसेस और डिस्प्यूट होता है तो उससे सेटल किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट या नेचुरल एक्सपोर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एनी अदर मैनर एज एग्रीड। तो ये हमने डिस्कस किया। और आप देख सकते हो आपको क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि ये आपका नॉर्थ से साउथ पूछा जा सकता है। तो याद रखना है इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलज, ये क्रोनोलॉजी नॉर्थ से साउथ याद रखनी है आप, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर है, IMF नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कब, 1960 में, नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस। So we have discussed this and let's move to the next article. Foreign reserves surge to lifetime high of $598.16 billion। तो आप समझ सकते हो यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व आ चुका है भारत में, और हम देखेंगे कि भारत के लिए क्या अहमियत रखता है। पहली बात तो ये कि ये जो रिजर्व में राइज हुई है, यानी कि फॉरेन रिजर्व में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, कारण क्या बताया जा रहा है, इट इज ऑल बिकॉज इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी एसेट विच इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल रिजर्व। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारी चीजें रखी जाती है जिसमें एक फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होते हैं। तो अगर फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ गया है तो उसके कारण रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से आपका चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व हो जाता है। तो फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये एसेट होती है जो रिजर्व के रूप में रखा जाता है किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ ए नेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए वो है आपका RBI फॉरेन करेंसी में, है ना। और RBI का फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो इसमें आपका फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं जिसमें बढ़ोतरी के कारण आपका फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो फॉरेक्स
करेंसी एसेट में क्या हो गई, कैपिटल इनफ्लोज जो आते हैं भारत में टू द कैपिटल मार्केट, एफडीआई आ जाती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी आ जाती है। यानी कि अगर भारत ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की है फॉर एग्जांपल आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, तो ये सब भी आपके फॉरेन करेंसी एसेट ही आ जाते हैं। एज वेल एज जो कैपिटल इनफ्लोज आता है कैपिटल मार्केट में, या फिर यूँ कह सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट है ना, एफडीआई, ये सब आपके फॉरेन करेंसी एसेट में आ जाते हैं। दूसरा है आपका गोल्ड, तीसरा है आपका एसडीआर राइट। एसडीआर राइट यानी कि जो आईएमएफ का एसडीआर राइट होता है ये, और एसडीआर बेसिकली आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो आईएमएफ के द्वारा यूज किया जाता है। और जो वैल्यू ऑफ एसडीआर होता है वो बेसिकली 5 करेंसीज के ऊपर आधारित होते हैं। कौन कौन से 5 करेंसीज है, यूएस डॉलर जिसको हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है, देन वी हैव द यूरो, देन वी हैव द चाइनीज युआन, देन येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। और पाउंड स्टर्लिंग की लोवेस्ट वेटेज होती है, याद रखना आपको प्रीलिम्स के लिए। हाईएस्ट वेटेज जब एसडीआर कैलकुलेट किए जाते हैं तो यूएस डॉलर का है, और उसके बाद जो पाउंड स्टर्लिंग है लोवेस्ट वेटेज दी जाती है। एंड वी हैव द रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। आईएमएफ के 2-3 कंपोनेंट होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि आईएमएफ में आपका एसडीआर राइट होता है, एक तो रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ रही है ना। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज एसोसिएटेड विद आईएमएफ, ऐसे ही सिंपल, बस आपको याद रखने। क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेक्स रिजर्व का, तो बेसिकली ये जो अगर फॉरेक्स रिजर्व भारत की बढ़ती है तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट मटेरियल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है ना, खासकर जब इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने हैं वो सब आपको पता है यूएस डॉलर में सेटल किए जाते हैं। एज वेल एज टू सपोर्ट मेंटेन कॉन्फिडेंस फॉर सेंट्रल बैंक एक्शन, है ना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन या एनी एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन होता है तो आराम से ये डोमेस्टिक करेंसी अगर डिटोरिएट हो रही है या कुछ अफेक्टेड हुई है तो आराम से सपोर्ट किया जा सकता है और डोमेस्टिक करेंसी के स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। एज वेल एज हेल्प्स लिमिट एनी वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ सडन डिसरप्शन इन फॉरेन कैपिटल फ्लो, जो हैपन हो सकता है कभी भी व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, है ना। तो हेल्प तो क्या करते हैं आपका तीसरा मिनट, लिमिट एनी वल्नरेबिलिटी बिकॉज ऑफ एनी सडन डिसरप्शन इन द फॉरेन कैपिटल फ्लो, है ना। कि लेट्स से कि फॉरेन कैपिटल फ्लो आ रही थी, एक बैग बंद हो गई, तो ऐसे में या फिर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो इट कैन हेल्प ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड। तो ये हमने डिस्कस किया है। प्रीलिम्स के लिए ये जो आपका आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट याद रखने हैं, और फॉरेन करेंसी एसेट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं ये याद रखने हैं। गोल्ड है, एसडीआर है और रिजर्व ट्रेजरी पोजीशन है, ये याद रखना है। ये दोनों आईएमएफ का कंपोनेंट है। और एसडीआर को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके 5 करेंसी इस्तेमाल किए जाते हैं उसको याद रखना है। हाईएस्ट वेटेज किसका है उसे भी, एंड लोवेस्ट वेटेज किसका है उसे भी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। केवीआईसी यानी कि आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट बोल्ड प्रोजेक्ट राजस्थान में लॉन्च किया है। तो याद रखना है ये प्रोजेक्ट आपका दैट इज योर बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट प्रोजेक्ट राजस्थान में केवीआईसी के द्वारा। तो ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेज क्रिएट किए जाएं, कहां पर, एरिड एंड सेमी एरिड लैंड जोन। और आपका एरिड एंड सेमी एरिड जोन राजस्थान से अच्छा और क्या हो सकता है। सो दैट लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन दोनों को प्रिवेंट किया जा सके। लैंड डिग्रेडेशन एक काफी ज्यादा वल्नरेबल इश्यू भारत के लिए बनता जा रहा है, एज वेल एज जो डेजर्टिफिकेशन होती जा रही है लैंड की, वो भी एक काफी गंभीर इश्यू है भारत के लिए, क्योंकि इसके काफी ज्यादा नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। बैम्बू के बेसिक की बात करें तो बैम्बू एक ग्रास है, फास्ट ग्रो करता है, टाइपिकली वुडी आपने देखा भी होगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, एज वेल एज मिल्ड टेम्परेट जोन में। और याद रखना है बैम्बू के डाइवर्सिटी के टर्म्स में बात करें, यानी कि बैम्बू की अपनी अपनी वैरायटीज हो सकती है तो उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी चाइना नंबर 1 पर आता है, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं कि अगर बैम्बू कल्टिवेशन को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो पहला बेनिफिट ये कि ये वाटर को कंजर्व करेगा, इवोपरेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करेगा फ्रॉम द लैंड सरफेस, बिकॉज जहां पर आपका एफोरेस्टेशन होगा, जाहिर सी बात है वहां पर वाटर रिटेन की जाती है प्लांट्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द बैम्बू, है ना, और इवोपरेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। एज वेल एज आइडियल फॉर रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड सॉइल विथ इट्स यूनिक एबिलिटी टू स्टिच एंड रिपेयर द डैमेज्ड सॉइल। एंड एप्लीकेशंस ऑफ बैम्बू की बात करें तो ये बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के रूप में, फर्नीचर बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए, लार्ज बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल पेपर, पल्प इंडस्ट्री, रेयन,
पैकेजिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट बैम्बू कल्टिवेशन, तो आप देख लो 22 बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च की गई है 9 स्टेट में फॉर रेजिंग द प्लांटेशन ऑफ बैम्बू एंड नर्सरीज एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोड्यूस करने की बात हो तो ठीक है, लेकिन प्रोड्यूस किया जाना है उसके लिए डिमांड भी तो डिमांड बनाने के लिए बैम्बू प्रोडक्ट्स को तैयार करना पड़ेगा। एज वेल एज वी हैव द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन जो 2018-19 में लॉन्च की गई थी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ द सेक्टर। एंड वी हैव द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और इसे अमेंड किया गया है 2017 में, रिमूविंग बैम्बू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रीज। हैंस बैम्बू को ग्रो किया जा सकता है अब आउटसाइड द फॉरेस्ट एज वेल, और कोई परमिशन लेने की जरूरत लेने की नहीं है। याद रखना है as per the amendment in the Indian Forest Act 1927, bamboo is not a tree, it has been excluded from the definition of trees. So prelims के लिए ये प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, किसका है ये भी याद रखना है, और कहाँ लाया गया है ये भी याद रखना है। बैम्बू के बेसिक्स के बारे में पता होने चाहिए, और बैम्बू डाइवर्सिटी का जो डाटा है ये भी पता होना चाहिए कि सेकेंड ओनली टू चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी। So let's move to the shorter news, a special purpose acquisition company। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज की, तो ये सेटअप किए जाते हैं इंडियन स्पॉन्सर्स के द्वारा। ये जो आपका कंपनी होगा नाम से ही पता चली जा रही है स्पेशल पर्पस कंपनी, है ना। तो ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये लगभग $1 बिलियन रेज कर सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इश्यू कर इन द यूएस स्टॉक मार्केट। तो ये जो आपका SPAC है ये आपका IPO इश्यू तो करेगा लेकिन यूएस के स्टॉक मार्केट में, और वहां पर इश्यू कर अप्रोक्स $1 बिलियन रेज करने की बात कही जा रही है। तो ये जो आपका SPAC है इसको सेल कंपनीज के कैटेगरी में बेसिकली डाला जाता है, क्रिएटेड विद सोल पर्पस टू एक्वायर द अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज, एंड उसको फिर मर्ज कर दिया जाता है विद द लैटर। तो याद रखना है SPACs आर लिस्टेड शेल कंपनीज, और सेल कंपनीज ये होती है बेसिकली जो वर्क नहीं कर रही होती है, बस ये रजिस्टर्ड है, ये इसका कोई ऑपरेशन एक्टिव नहीं है ना। तो दीज आर लिस्टेड सेल कंपनीज क्रिएटेड विद सोल पर्पस टू एक्वायर अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज एंड देन मर्ज विद द लैटर। एंड याद रखना है SPAC बिकॉज ये लिस्टेड सेल कंपनीज है या सेल कंपनीज के कैटेगरी में आती है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी बिजनेस ऑपरेशन ऑफ देयर ओन, एंड ये रेज करती हैं कैपिटल को IPO इश्यू करके। एंड SPAC आर करंटली नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू IPO इन इंडिया। याद रखना है SPAC आर करंटली नॉट अलाउड टू रेज कैपिटल थ्रू IPO इन इंडिया, एंड इनको ब्लैक चेक कंपनी भी कहते हैं बिकॉज SPAC इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं होता है अबाउट वेयर एंड हाउ देयर कैपिटल विल बी यूटिलाइज्ड, दैट व्हाई इट इज ब्लैक चेक कंपनी। एंड वी हैव द हरित धारा, और हरित धारा की बात करें तो ये आपका एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है डेवलप्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड व्हेन गिवन टू बोमाइंस एंड शीप इट कट्स डाउन देयर मीथेन इमिशन बाय 17 से 20% एंड मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है बाय एनिमल्स हैविंग द ह्यूमन एंड द फर्स्ट ऑफ देयर 4 स्टोमक वेयर द प्लांट मटेरियल दे ईट, वो फर्मेंट होती है और ब्रोकन डाउन की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फर्मेंटेशन होने के बाद CO2 एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है विच इज यूज्ड बाय आर्चिया विच इज माइक्रोब्स इन द ह्यूमन, और तब जाके मीथेन प्रोड्यूस होता है विच द एनिमल देन एक्सपेल थ्रू बर्पिंग। एंड वी हैव द फास्ट डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, फास्ट DAR स्कीम। क्या है ये आपका? तो रिसेंटली दिल्ली पुलिस क्लेम्ड टू रिजॉल्व फर्स्ट केस अंडर फास्ट DAR स्कीम, DAR यानी कि डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट स्कीम, और इसे फ्रेम करी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फॉर इंश्योरिंग दैट कंपनसेशन क्लेम विच इज रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट डेथ वो डील किए जा सके 10 डेज के भीतर। एंड ये याद रखना स्कीम कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर मेंस आंसर राइटिंग या एसे या GS क्वेश्चन ऑन रोड एक्सीडेंट। याद सही बात बोली गई है, यूज किया जा सकता है एज ऑल्सो एज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो याद रखना ये फास्ट डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट स्कीम, जिसमें आपका क्या होगा कि अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट डेथ क्लेम आता है कंपनसेशन वाला तो 10 डेज के भीतर आपका ये कंपनसेशन इंश्योर किया जाएगा, और ये फ्रेम की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, भारत रत्न। तो रिसेंटली दिल्ली CM प्रपोज्ड दैट भारत रत्न शुड बी गिवन टू इंडियन डॉक्टर दिस ईयर। और भारत रत्न की बात करें तो ये आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है हमारे देश का, और ये अवार्ड की जाती है इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर। याद रखना इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडेवर
एंड देयर इज नो रिटेन प्रोविजन कि इट शुड बी अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, याद रखना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और रिकमेंडेशंस मेड की जाती हैं प्राइम मिनिस्टर खुद के द्वारा टू द प्रेसिडेंट, तो याद रखना खुद प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कि इन्हें दिया जाए, उन्हें दिया जाए टू द प्रेसिडेंट। एंड बेसिकली नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3, तो याद रखना है भारत रत्न में जो एनुअली दी जाती है मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू 3 इन ए ईयर, एंड इट इज आल्सो नॉट मैंडेटरी दैट भारत रत्न बी अवॉर्डेड एवरी ईयर, ये भी है ना। एंड दिस ये आप चिन्ह से देख लो, भारत रत्न का अवार्ड ये है, एंड भारत रत्न अवार्ड रिवर्स साइड अगर देखा जाए तो ये। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, स्वामी विवेकानंद द वेरी मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, गुरु कह सकते हो, है ना, संदेश वाहक कह सकते हो। और इनका पीरियड देख लो 12 जनवरी 1863 से जुलाई 4 1902। तो इनका ओरिजिनल नेम व्हेन ही वाज बोर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त, एंड ये मॉन्क एज वेल एज चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस भी बन गए थे। एंड इनकी जो टीचिंग है, राइटिंग है, वो वेदांता फिलोसफी पर फोकस करती है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी स्टैब्लिश किया एंड रामकृष्ण मठ को भी स्टैब्लिश किया 1897 में, और इन्होंने हिंदुइज्म को भी रिप्रेजेंट किया जब आपका 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहे थे शिकागो में। और इनके 4 क्लासिक्स आपको याद रखना है, अज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग, ऑल ऑफ विच आर आउटस्टैंडिंग ट्रूटाइडेज ऑफ हिंदू फिलोसफी। एंड वी हैव द नेक्स्ट न्यूज, प्लेसेस एंड न्यूज, पंचमली लेक, पंचमली लेक, पंचमली लेक। तो रिसेंटली क्रोकोडाइल्स को शिफ्ट करी गई है फ्रॉम पंचमली लेक फॉर सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग स्टैट्यू ऑफ यूनिटी इन केवडिया गुजरात में। आपको पता है स्टैट्यू ऑफ यूनिटी याद रखना है केवडिया गुजरात में, और यहाँ पर अभी न्यूज में इसलिए आया बिकॉज क्रोकोडाइल्स वर शिफ्टेड फ्रॉम पंचमली लेक सो दैट सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट इंश्योर किया जा सके जब ये टूरिस्ट विजिट करते हैं यहाँ पर। तो पंचमली लेक इनको डाइक 3 ऑफ द सरदार सरोवर डैम भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डाइक 3 ऑफ द सरदार सरोवर डैम, और इसे डेवलप किया गया था टूरिस्ट के लिए विजिटिंग द स्टैट्यू ऑफ यूनिटी। एंड वी हैव द बागरम एयरफील्ड, रिसेंटली यूएस एंड इट्स एलाइज एग्जिटेड बागरम एयरबेस, तो बागरम एयरबेस को एग्जिट कर लिया गया है यूएस और उसके एलाइंस के द्वारा। तो बागरम की बात करें तो ये आपका परवान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में। एंड वी हैव द बागरम एयरफील्ड हैज बीन द साइट ऑफ यूएस मिलिट्री वॉर अगेंस्ट तालिबान एंड अल-कायदा टेररिस्ट आउटफिट। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।